Hello, dear student. Hope you will be fine. It's now current affairs class. अगले 45 मिनट्स में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे. हमने कल 30 जुलाई के बारे में बताना शुरू किया था और 30 जुलाई के संदर्भ में हमारे पास आ गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी और आज पूरा वक्त यही लेगा, कोई और नहीं. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 7 पन्नों में मैंने समेटा है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट इसके प्रोविजंस हैं, उसके बारे में आप ध्यान लगा करके सुनिए. ठीक है, तो गौर फरमाइएगा, सुनिएगा गौर से. न्यू एजुकेशन पॉलिसीज. तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं. भारत में एजुकेशन को लेकर के कई रिफॉर्म्स के लिए समय समय पर बिल आया, कमिटी सेटअप हुई, उसने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, कुछ अप्लाई हुआ, कुछ अप्लाई नहीं हुआ. इस ख्याल से देखें तो भारत में 1780 में चार्ल्स ग्रांट का एक एजुकेशन पे एक पेपर आया था. तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का संस्थापक पिता कहते हैं. द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया इज चार्ल्स ग्रांट 1780. पॉइंट क्लियर. अब आ जाइए 1813 में सेकेंड चार्टर्ड एक्ट के तहत, एक मिनट बेटा, हाँ बेटा. तो 1813 में सेकेंड चार्टर्ड एक्ट के तहत 1 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एजुकेशन के ऊपर एनुअल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन लेकर आया, जो अगले 10 वर्ष तक ना खर्च होके इकट्ठा 1823 में खर्च हुआ. फिर देखते हैं 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकॉले का मैकॉले मिनॉट करके, यानी मैकॉले का आलोक पत्र करके एजुकेशन के ऊपर एक कमिटी जो सेटअप हुई थी, मैकॉले कमिटी नोन एज मैकॉले मिनॉट, उसके रिपोर्ट को कहा गया आया और मार्च 1835 में इसे लागू किया, जो भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई. क्लर्क बनाने के लिए, डिटेल हम बाद में करेंगे. और तभी से भारत में एक सिस्टम आया, देखो रे भैया किस्मत का खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, यानी एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की शुरुआत. क्यों? क्योंकि फारसी को कोर्ट कचहरी की भाषा से हटाकर वहां उर्दू दे दिया गया और विकल्प में इंग्लिश दे दिया गया. तो फारसी पढ़ने वाले का क्या होगा? तेल बेचेंगे, जैसे आज लोग मजाक कहते हैं ना, पकौड़ा तलेंगे. तो ये चीज है. अब अगले पॉइंट पर. अब उसके बाद 1852 से 54 लॉर्ड डलहौजी के समय में चार्ल्स वुड्स का कमिटी सेटअप हुआ, जिसका एक्चुअल नेम लॉर्ड हैलिफैक्स था. तो चार्ल्स वुड्स कमिटी 1852, ठीक है, 1852-54. तो ये जो कमिटी आई उसको कहते हैं, उसे भी बुला चुपचाप आवाज. तो उसे आप कहते हैं चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, जो 1854 में पब्लिश हुआ. और इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या हुआ. अब इसमें प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तीनों की बात हुई. और 1855 में इसके तहत ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस सेटअप हुआ. डीईओ पोस्ट क्रिएट हुआ, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट. फिर 1857 में इसी के अकॉर्डिंग भारत में 3 जगह, ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी, बंबई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड हुआ 1857 में. तो ये भी आप समझ गए. और इस तरह से इस चार्ल्स वुड्स के डिस्पैच को कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियाज एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का महान अधिकार पत्र, यानी मैग्ना कार्टा. तो ये ध्यान में रखना है. पॉइंट क्लियर. अब अगले पॉइंट पर आइए.
1800 इस 54 के बाद जो एक नई चीजें आई वो हमें कब मिलेगी? 1882 लॉर्ड रिपन का टाइम, डब्ल्यू विलियम हंटर कमीशन ऑन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, नॉट ऑन प्राइमरी एजुकेशन। तो ये याद रखना है। ये भी क्लियर हो गया। इसमें बात की गई थी क्या? टेक्निकल एजुकेशन की, ठीक है। और वुड्स में जो है टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन की बात थी, और खास करके फीमेल एजुकेशन की, और यहां पर टेक्निकल का था और अदर भी। अब 1917 में आता है सार्जेंट एजुकेशन कमीशन। सार्जेंट एजुकेशन कमीशन ने भी अपनी कुछ बातें रखी। फिर आपका आया सैटलर कमीशन। तो सार्जेंट आया, सैटलर कमीशन आया, फिर आपका देखते हैं जो एक मेन आया 1935 में वर्धा शिक्षा योजना। गांधी जी का इसमें पुट था। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस योजना आयोग के सेक्रेटरी थे और उन्होंने सारे पेपर्स तैयार किए थे। तो वर्धा शिक्षा योजना बेस्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन, और प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग, और जो आज भी हम देखते हैं क्लास 6 से जो हम देने की बात कर रहे हैं वो चीज़ें वहीं पे आ गई कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट होना चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए, और हस्तकलाओं का उनको स्पेशलाइजेशन जो करना चाहिए कर सकते हैं। प्लस देखिए एक और पॉइंट क्या हुआ, वर्धा शिक्षा योजना जिसको कि बेसिक एजुकेशन पॉलिसीज कहते हैं वो आया। फिर हम देखते हैं 1946 से 48, लेकिन एक्चुअली 48 बोलेंगे। तो 1948 में राधा कृष्णन आयोग आया। श्री राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, बाद में राष्ट्रपति बने, एक शिक्षाविद थे। उनके जन्मदिन को हम भारत में मनाते हैं शिक्षा दिवस के रूप में, तो ये याद रहे। सॉरी, टीचर्स डे के रूप में, तो टीचर्स डे उनका मनाते हैं, अभी आने वाला है 5 सितंबर। तो ये याद रखने की चीज़ है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तहत एक आयोग सेटअप हुआ था 48 में, जिसने 180 दिन की पढ़ाई की बात की थी एग्जामिनेशन को छोड़कर, और बहुत सारी बातें हुई थी। और ये भी इंटरमीडिएट की बात किया गया था कि इंटरमीडिएट का एजुकेशन हो 10+2 वाला जो सिस्टम है, यानी कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी और स्कूल के बीच में 2 साल का एक इंटर्नशिप हो, दैट्स कॉल्ड द 10+2 या इंटरमीडिएट कहते हैं, कहीं पीडिग्री इसको कहते हैं। वन थिंग मोर, अब इसके तहत जो है तो आजाद भारत का जो पहला हुआ वो हुआ राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है, 1948। अब आते हैं 1964 से 66 कोठारी कमीशन, जिसमें 2 यूनेस्को के मेंबर भी थे, और कोठारी कमीशन ने भी बहुत सारी बातें कही। अब कोठारी कमीशन के बाद आया 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 1986 का नई शिक्षा नीति। इसमें कुछ चेंजेस हमने 1992 में किया, तो ये चीजें। उसके बाद उसी में आया एनसीईआरटी सस्ती किताबें छापेंगी, 180 दिन की पढ़ाई होगी, और बहुत सारी चीजें। 2000 ईस्वी में, आज से 20 साल पहले, यशपाल कमेटी, जो साइंटिस्ट भी हुए हमारे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बहुत स्कॉलर्स थे, यशपाल कमेटी बना, जो प्राइमरी एजुकेशन पर बच्चों के सिलेबस को देखने के लिए था कि किस तरीके से बच्चों के पीठ पे जो लदे हुए बैग हैं उसका जो वजन है कम करना। क्योंकि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे पेंगुइन हो गए हैं, यानी जो किताबों का बोझ होता है तो उनको ऐसे चलना पड़ता है, पेंगुइन जैसे पंख फैला के चलती है, तो ये कहा, तो पेंगुइन से तुलना उन्होंने की। तो इन दैट रिस्पेक्ट बोझ कम करने के लिए आया कि सिलेबस को कंसाइज किया जाए। उसके बाद आपका 2005 में एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया, ठीक है, और जैसा आप जानते हैं 2009 में इंप्लीमेंट हुआ। फिर आपका राइट टू एजुकेशन, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। तो उसके बाद ये आपका आया है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये एक सीक्वेंस है जिसे हमें और आपको समझना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, एक एक चीज को बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, वो ज्यादा अच्छा है समझने के लिए। गौर से सुनिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2016 से बन रही थी, लेकिन विधिवत रूप से इसे 2018 में दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं, के कस्तूरी रंगन, जो हमारे इसरो के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के चेयरमैन पोस्ट से रिटायर हुए, जो एक साइंटिस्ट भी है और स्कॉलर्स भी हैं, उनके लीडरशिप में
एक कमिटी हुई जिसको नाम मिला कस्तूरी रंगन कमिटी अंडर एचआरडी मिनिस्ट्री, स्टार्ट टू बी रिकमेंडेशन। आफ्टर 2-3 years कम से कम 4 लाख लोगों ने यहाँ पे अपने अपने सुझाव दिए, 20 लाख लोग इसको एंट्री किए, कई स्कूल कॉलेजेस अपनी बात रखी। इन सब का मेल मिलाप करके फिर के कस्तूरी रंगन कमेटी ने इस प्लान को तैयार किया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह 2019 में इन्होंने सबमिट कर दिया भारत सरकार को, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री को दे दिया। तो एचआरडी मिनिस्ट्री इसको रखी हुई थी और इसे करीब 6 महीने पहले, 6 महीने से ज्यादा, फरवरी में मेरे ख्याल से नवंबर में इसको पोर्टल पे डाल दिया। तो एक्चुअली पहले इनको दिया, अब कैबिनेट ने इसको सारा पढ़ लिया। 65 या 60 पन्ने हैं, 60 या 65 पन्नों का ये है। और इसे पढ़ लेने के बाद उसे माय गवर्नमेंट जो है उसके पोर्टल पे डाल दिया गया ताकि आम जनता पढ़े और रिएक्ट करे। आम जनता पढ़े, रिएक्ट करे, उसके बाद भी कुछ चेंज की जरूरत हुई तो की जाएगी। उसके बाद अब जब कोरोना इतना लंबा चल गया तब क्या किया जाए, अंत तक तब उसे भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्ट्री ने फाइनली इसे पब्लिकली पब्लिश्ड कर देना, तो पब्लिश्ड कर दिया यानी पब्लिकली सामने ला दिए। और अभी भी कहा गया है कि ये जो है इस पर डिस्कस करिए, विचार करिए और 2021 नहीं 2022 से इसके प्रोविजंस को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा जो कानून बन गया वो ऐसा नहीं वो कानून है, ये लोगों के सामने रख दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, 2022 से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, 2022 के सेशन से। तो ये चीजें हैं, देखिए उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं उसको देखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2019-20, क्योंकि 19 में सबमिट हुआ, 20 में पब्लिश्ड हुआ और 2022 में इसे लागू किया जाएगा। 60 या 65 पन्नों का है ये, बहुत सारी चीजें प्रोविजंस हैं इसमें। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड, इन ऑल स्फेयर्स, ऑल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन डिस्कस्ड हियर। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात है, ध्यान देंगे। 29 जुलाई को 34 वर्ष के बाद 1986 के बाद ये इस तरह का एक पॉलिसी आया। प्रोविजन है स्कूल एजुकेशन 10+2 एंडेड। अब देखिए एक एक प्रोविजन की बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है जो 10वीं क्लास के बाद हमें 11वीं 12वीं पढ़ के फिर कॉलेज में जाते हैं, बीए एमए करने, एमएससी करने, तो 10+2 कहते हैं। 11वीं 12वीं को +2 कहते हैं, 11th 12th 10+2। ये जो 10+2 की थ्योरी है उसे समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर 5+3+3+4 का सिस्टम आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहला स्टेज 5 वर्ष की पढ़ाई का होगा, फिर 3 वर्ष की पढ़ाई का, फिर 3 वर्ष की पढ़ाई का, फिर 4 वर्ष की पढ़ाई का होगा। इस तरह से अगर आप जोड़ दें 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, तो 15 वर्ष का आएगा। अब ये 15 वर्ष की पढ़ाई का एज से अगर हम कंपेयर करें तो जब बच्चा 3 वर्ष का होगा से लेकर के जब बच्चा 18 वर्ष का होगा, तो जब 3 वर्ष हटा देते हैं 18 में तो 15 वर्ष आ गया। तो 15 वर्ष का ये आपको एक पूरा सिस्टम आ गया। पैकेज ऑफ 15 years, एज क्लास एज 3 year मोर देन, यानी चौथे साल से 4th year से लेके 18 वर्ष तक। पिछले में क्या था बेटा, 6 to 14, हम 6 to 14 years को कवर कर रहे थे। अब हम कवर क्या कर रहे हैं बेटा, 3 to 18, तो 15 साल की पढ़ाई। तो 5, 3, 3, 4। अब देखिए 5 क्या है, तो 5 है एक फंडामेंटल स्टेज है जिसमें 5 वर्ष की पढ़ाई होगी, जिसमें 3 वर्ष की पढ़ाई जो होगी वो प्री प्राइमरी होगी, प्री स्कूलिंग होगी। यह आंगनबाड़ी जैसे केंद्र में होगा, इस तरह का आंगनबाड़ी जैसा केंद्र होगा। फिलहाल आंगनबाड़ी आप समझ लीजिए, जहां पर बच्चों को सिर्फ प्ले, गेम्स, इन सब के रूप में उसे सिखाया पढ़ाया जाएगा। जो काम घर में माता पिता करते हैं, परिवार के सदस्य करते हैं बच्चों के साथ, ठीक वो तमाम चीजें, जैसे कि एक बच्चे की पढ़ाई जो किंडरगार्टन में होती थी वो कॉन्सेप्ट, या यूं कह ले जो घर घर में जो क्रंच खुले हुए हैं जहां बच्चे को हम भेज देते थे, बच्चे को पालना पोसना हुआ, ABCD राइम्स वगैरह सीख लिए और माँ बाप जो है, हाँ माँ बाप जो है ड्यूटी करने चले गए। तो डे केयर वाला काम, ये सारा काम आंगनबाड़ी करेगी। और जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो 3 साल से लेके अगले 3 यानी 6 वर्ष तक
वो 3 साल वहीं पे रहेगा, जिसमें वो हंसते खेलते पढ़ाई सीखेगा। और पढ़ाई क्या सीखेगा? बस नॉलेज गैदर करेगा, अलग रहना सीख जाएगा, इंडिपेंडेंसी से सीख जाएगा, इंटरेक्ट करना सीख जाएगा सोसाइटी से, बहुत सारी बातें। अब अगले बात भाई, अब उसके बाद 3 साल हो गया, उसमें अब 2 साल अटैच होगा क्लास 1 क्लास 2। तो आंगनबाड़ी का 3 साल और उसके बाद स्कूल में फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, तो 3 और 2 दोनों मिलकर क्या हो गए 5। तो ये 5 साल का इसको नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज। 3 साल आंगनबाड़ी में और 2 साल ये पढ़ाई, मदर टंग में ही एक ये सारी पढ़ाई होगी, कोई इश्यू नहीं है। अब आइए, इस तरह से बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 8 वर्ष का। अब बच्चा कितने साल का है? 8 वर्ष का। आइए, क्योंकि 3 चौथे में तो आया और 5 साल लगाया तो 8 वर्ष कंप्लीट है। अब दूसरा स्टेज है जिसको कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी मतलब ये होता है प्रारंभ करना। इसमें +3 वाला आ गया, 5 + 3 तो 3 आ गया। तो इसमें क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, क्लास 3 4 5 पढ़ेंगे। और ये प्राइमरी स्कूल ही है। लैंग्वेज जो होगा लर्निंग बच्चों की वो मदर टंग होगा। प्रायोरिटी दी गई है कि आप मदर टंग में पढ़ाइए। जिस स्टेट में स्कूल है, जिस स्टेट का वहां पर जो भी मदर टंग है उसमें पढ़ाइए। स्टेट के भीतर भी कोई रीजनल एरिया है और उसका अपना कोई मदर टंग है, बिल्कुल पढ़ाइए, क्योंकि बच्चा मदर टंग जल्दी रिसीव करता है, जल्दी सीखता है, जल्दी एक्सप्लेन कर सकता है। बिल्कुल हमारे बिहार के, यूपी के और भी ऐसी जगह है जहाँ पे इंग्लिश का ट्रेंड नहीं है, वो बच्चे दिल्ली बम्बई आते हैं, चीज़ों को समझते हैं, पर एक्सप्लेन करने में इंग्लिश में उनको दिक्कत आ जाती है। तो याद है, मदर टंग में उनसे पूछ लीजिए, पूरा धरधरा देंगे वो। तो ये चीज़ है। अब आइए आगे। तो इसमें एज 8 से 11 आ जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में, और सब्जेक्ट होगा साइंस आर्ट्स मैथ एवं बोथ इन मदर टंग। तो यानी रखिएगा फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज दोनों मदर टंग में चलना चाहिए, ऐसा प्रावधान करता है। बट इट इज नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी। ये बात पहले भी थी, अभी भी है। तीसरा जो स्टेज है मिडिल स्टेज, वो भी 3 साल का है और क्लास 6 7 8 इसमें आएगा। और बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी? 12 13 14 हो जाएगी। 12 13 14 की उम्र होगी, टीन एज शुरू हो जाएगा। याद रखना, आप एजुकेशन का मीडियम जो यहां पर होगा मदर टंग में देना चाहे वो दे दे, या एनी अदर लैंग्वेज यू कैन प्रेफर। यहां पर आ जाइएगा सब्जेक्ट बेस्ड सिलेबस। यहां पर सब्जेक्ट बेस्ड सिलेबस होगा, पूरे सिस्टम से सिलेबस होगा। यहां पर स्किल डेवलपमेंट कोर्स जुड़ जाएगा, यानी कौशल विकास की बात जुड़ जाएगी, यानी खास विषय में इंटर्नशिप करेंगे। यानी यहां आप बच्चे अगर कोई चाहे तो उसे हस्तशिल्प की शिक्षा, इंटरप्रेन्योर जैसी बातों को यहीं पर देते हैं। यहीं से बच्चे को स्पेशलाइज्ड कर दिया जा सकता है। जो बच्चे पढ़ने की स्थिति में ठीक है, जो सीखने की स्थिति में ठीक है, जो बच्चे कुछ कारीगरी करना चाहते हैं कुछ खास चीज में, क्यों ना उसको उसमें मौका किया जाए। तो ये चीजें बड़ी अच्छी बात है। तो हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट होगा। जापान वगैरह फिनलैंड इन सब में यही सिखाया जाता है। स्कूल के बच्चे वहां घड़ियां बनाते हैं, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनाते हैं। तो ये चीजें हमारे यहाँ तो ये सब BA MA इंजीनियरिंग कर लेने के बाद भी समझ में नहीं आता कि इसको बनाना कैसे है। और वहां यही चीज है। आज देखिए हमारे बच्चे फेसबुक से देख के, यूट्यूब से देख करके एरोप्लेन बनाते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं, तरह तरह की चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोर्स में ही नहीं है। यही चीजें अब कोर्स में चला जाएगा तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा बच्चों के लिए। और जिसका जिधर झुकाव होगा वो उसी में प्रवीण हो जाएगा। जरूरी थोड़ा है कि वहां पर जाने के बाद यहां से ब्रांचेस निकले। अगर यहीं से आपको लगता है कि यू हैव टू डाइवर्टेड एंड गो टू द पर्टिकुलर, यू हैव टू स्पेशलाइज्ड। बिल्कुल पुरानी पद्धति के रूप में एक प्राइमरी एजुकेशन लिया, उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन में चले गए। यहां तो 25-30 साल गंवाने के बाद समझते हैं अब क्या करना है। और पता चला कि वहां तो 12-15, जब नया आएगा तो 12-15 के बाद ही तय हो जाएगा कि तेरा ध्यान किधर है, तुम्हारा टारगेट किधर है, तुम्हें जाना कहाँ है। IAS बनना है, PCS बनना है, इंजीनियरिंग करना है, कारपेंटर बनना है, जूते की फैक्ट्री लगानी है, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करना है, प्लेन का डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है, वही चीजों को दे दीजिए आप, वही फ्यूचर उसका हो जाएगा। एंड तीसरा स्तर यह है मिडिल स्टेज का। अब चौथे स्टेज को कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 से 12, 9 10 11 12, उम्र हो गया 15 16 17 18। ठीक है, यहां एज ये है। यहां पे सेमेस्टर वाइज स्टडी होगी। प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक कक्षा में 2 सेमेस्टर होंगे, 6-6 महीने का, 180 दिन का। 9th में भी 2 एग्जाम होगा, छमाही और
12 माही, यानी समझ गए ना, 2 स्टेज 2 सेमेस्टर। ऐसे ही आपके हर में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में होगा 2 सेमेस्टर इन ईयर, इन ईच क्लास टोटल 8 सेमेस्टर। तो 4 क्लास है, 4 दूनी 8 सेमेस्टर हो गया। अब आइए यहां पर हम देखते हैं कि 3 लेवल पर एक तरह से बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, 5वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए 10वीं और 12वीं ये दोनों बोर्ड चलते रहेंगे, लेकिन इस तरह का बोर्ड नहीं होगा, वो चेंजेस हो जाएगा। अब अगला आता है इन 12th बेस्ड 2 पार्ट एज ए सेमेस्टर। अब आते हैं 5 इयर्स कोर्सेस, ग्रेजुएशन का 5 वर्ष का कोर्स होगा अगर कोई ग्रेजुएट कम पीजी करना चाहता है। तो इफ एनीबडी इज वांट टू बी ग्रेजुएट पीजी, तो उसका डायरेक्ट 5 साल का कोर्स होगा, 3 और 2, तो 5 साल के कोर्स में क्या हो जाएगा उसका, पीजी कम ग्रेजुएशन, दोनों डिग्री साथ मिल गया। अगर कोई 4 साल का कोर्स करता है तो उसके लिए है कि जो आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह, तो उसके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। कोई सिंपल ग्रेजुएट होना चाहता है, कोई स्पेशलाइज नहीं कि रिसर्च करना है या टीचिंग में जाना है, तो वो 3 साल का उसका डिग्री कोर्स होगा। लेकिन कोई कोर्स करते हुए पहले साल में भी छोड़ सकता है, उसे लगता है कि यह हमसे नहीं होगा या हम कहीं और चले जाते हैं या कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो कोर्स छोड़ सकता है। तो उसे 1 साल के संदर्भ में उसे एक सर्टिफिकेट, एक डिग्री दी जाएगी, नॉट एज ए कॉल्ड डिग्री, बट एक उसे एक यूज कह सकते हैं, एक कार्ड उसे मिलेगा कि भाई 1 साल तुमने पढ़ा है तो उसका कुछ पारितोषिक है, तो उसे सर्टिफिकेट कहा जाएगा। 2 साल पर अगर छोड़ते हैं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, 3 साल पे तो डिग्री का, 4 साल पे तो स्पेशलाइज्ड हो गया और 5 साल तो पीजी का डिग्री साथ लेके जाइएगा। बहुत अच्छा है, यानी कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, यही मतलब है इसका। कहीं भी आइए, कहीं भी जुड़िए। और मान लीजिए कि 1 साल छोड़ के आप चले गए, कहीं जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी हुई या पिताजी की तबीयत खराब हो गई, पैरालाइज मार दिया और घर का सारा बोझ आप पे आ गया, आप जवान हैं तो स्वाभाविक है, मर्द हैं, आप जाइएगा। बिटिया भी है तो उसको लगता है कि नौकरी करके पहले परिवार चलाना ठीक है, तो वो जाएगी। और जब लगता है कि सब कुछ स्थिर हो गया तो फिर रीबैक आ सकती है, फिर बैक होकर के कंटिन्यू कर सकती है और डिग्री लेके जा सकती है। या उसे लगता है कुछ और कोर्स कर ले जो 4 साल वाला है, तो 1 साल यहां कर चुकी है, वो वहां 100 करेगी, तो वो 1 साल का कोर्स इसका खत्म होकर वहां 3 साल के लिए ही होगा। स्ट्रीम बदलना, हर चीज, यानी ऐसा नहीं कि पाइपलाइन में घुस गए तो अब तो अंत उधर ही है, जब निकलेंगे तभी कुछ डिसीजन होगा, नहीं, एनी टाइम यू कैन डिसाइड, ये चीज है। ठीक है ना। अब आइए, तो ये आप समझ गए। अब आते हैं हम, बीच में पढ़ाई छोड़ करके दूसरे कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है, ड्रॉप आउट करके वापस भी आया जा सकता है, जितने साल पढ़ा वो अगले कोर्स में मेंशन हो सकता है, विज्ञान के साथ कला वाणिज्य साहित्य भी पढ़ा जा सकता है, इंजीनियरिंग करते हुए आप आर्ट कल्चर भी पढ़ सकते हैं। अब प्रत्येक कॉलेज में आर्ट साइंस कॉमर्स के विषय होंगे। अब कोई एक्स्ट्रा नहीं हुआ कि ये साइंस कॉलेज है या आर्ट्स कॉलेज, नहीं, हर कॉलेज में तीनों सुविधाएं होंगी, ये चीज है। यूनिवर्सिटी में, अच्छा, आप ऑफलाइन क्लास लेते ही आप किसी कोर्स में हैं, साथ साथ ऑनलाइन में दूसरी डिग्री भी ले सकते हैं, सेम पैरेलल टाइम में आप 2-2 डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, जो आज भी है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ये चीजें आज भी है कि एक रेगुलर ले सकते हैं, एक कॉरेस्पॉन्डेंट लेते हैं, 2 रेगुलर डिग्री नहीं, बट ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिलाकर के 2 रेगुलर डिग्री सेम टाइम में लिया जा सकता है। अब आइए, यूनिवर्सिटी में जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा, 12th पास करने के बाद मार्क्स के आधार पर जो हम एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, अब ये नहीं होगा। अब कॉलेज में किसी भी विषय में, सब्जेक्ट में एडमिशन लीजिए, अब उसका अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। सभी को जो पास किए हैं, जो कोई भी ग्रेड लाए हैं या डिस्टिंक्शन लाए हैं, सबको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बड़ा अच्छा है, यही चीज आधार बनेगा रिजर्वेशन को लेकर के। देखिएगा, इसी में से क्लू निकलेगा रिजर्वेशन के लिए। जब सबको एंट्रेंस एग्जाम देना ही है तो देखा जाए उसमें क्या करते हैं, ये SC ST OBC के लिए कम करते हैं या नहीं करते हैं, वो बात आगे बनेगी। अब आइए, विधि एवं चिकित्सा कॉलेज को छोड़कर सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कम अंडर द वन रेगुलेटरी बॉडी। मेडिकल एंड क्या कहते हैं वो टेक्निकल एजुकेशन को छोड़ देंगे तो जितने भी एजुकेशंस हैं
उन सब का एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगा, नियामक संस्था। यूजीसी जो आज काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीटी जो काम कर रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो काम कर रहा है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। इसकी जगह पर देखेंगे कि एक अलग से आएगा। अब है एचआरडी मिनिस्ट्री। 1985 का संदर्भ देखें तो हम देखते हैं 1985 से पहले तक एजुकेशन मिनिस्ट्री होता था। कांग्रेस की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम एचआरडी मिनिस्ट्री डाल दिया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर से 35 वर्ष बाद फिर से अब इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगा, और हो गया। अब आइए, टारगेट 2030 तक क्या क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी में। प्री प्राइमरी टू हायर मिडिल 100%, प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन 100% अचीव करवाना, हर एक बच्चा अचीव करे। ठीक है, एंट्रेंस एडमिशन एंड हायर एजुकेशन 50% एडमिशन रेशियो प्राप्त करना। जो हायर एजुकेशन है उसमें हमारे अभी बच्चे 27% ही हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं, उससे पहले अलग अलग लाइन में चले जाते हैं। लेकिन सब अलग लाइन में नहीं जाते, छोड़ देते हैं, उन्हें उबाऊ लगता है पढ़ाई। किसी को पैसा नहीं, किसी को वक्त नहीं, किसी को जरूरत नहीं, किसी को मुश्किल की घड़ी आ गई, किसी की शादी हो गई, किसी के विवाह हो गए, छोड़ दिया। कहीं कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया या बरगला गए, गलत रास्ता पकड़ लिए। ये तो अब क्या है कि हायर एजुकेशन में जो एडमिशन का रेशियो है उसको 50% पर लाना 27% से, ये एक टारगेट है। अब है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, जो मैंने बता दिया। अब एक संस्था होगी एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फॉर ऑल साइंटिफिक एंड सोशल रिसर्च, यानी हम अब रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देंगे। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जितने भी रिसर्च हैं उन सब के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनेगा नोन एज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो सारे रिसर्च ऑर्डर को देखेगी। अब आइए, 12 ईयर स्कूल से एजुकेशन होगा, 3 to 6 ईयर्स चाइल्ड एडेड हो जाएंगे इसमें, जैसे मैंने कहा, यानी 3 से 6 और बढ़ गए ना इस उम्र के बच्चे। पहले 6 से 14 था, अब 3 से 6 बढ़ गए, 14 से 18 बढ़ गए। क्लास 6 टू इंटर्नशिप के तहत संगीत कला की, ठीक है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी लिया जा सकता है। अब देखिए ना, बचपन से ही हम म्यूजिक में जा सकते हैं, सिंगिंग में जा सकते हैं, तबला वादन में जा सकते हैं, मेस्ट्रो में सारंगी, वीणा वादन, कितनी अच्छी बात है। कितने महान कलाकार सब आएंगे जो बचपन से सीख के आएंगे। अब तेंदुलकर बनने के लिए 10th करो 12th करो तब जाओ, अजीब सी बात है। तेंदुलकर ने तो ये रास्ता हमें दिखा दिया कि 10th फेल है तो क्या हुआ, यहां तो हम ठीक है टॉप है। तो बिल्कुल 6ठी क्लास से ही बच्चे को जिसमें लगे, स्पोर्ट्स में जाना हो, संगीत में जाना हो, तबला बजाना हो, वीणा बजाना हो, बैंजो बजाना हो, घुड़सवारी करना हो, एक सुविधा दे दे, वो काम कर ले, तो सब एक्सपर्ट्स निकलेंगे, विशेषज्ञ निकलेंगे। अब आइए, रिपोर्ट कार्ड बिकम द चिल्ड्रंस पोर्टफोलियो। बच्चों के सिर्फ उसमें अंक नहीं होंगे, अंक भी होंगे, कैरेक्टर भी होगा, पर्सनैलिटी की वह जिक्र होगा, टॉकेटिव कितना है, सोशल वर्क कितना करता है, बच्चों के साथ कितनी फ्रेंडली है, इसका जो थिंकिंग ऑर्डर्स है वो कैसा है, कॉपरेशन कितना करता है। इस तरह से पूरा एक पर्सनैलिटी हो जाएगा, पूरा उसका पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा, ये जो रिपोर्ट कार्ड होगा। बच्चों का मूल्यांकन 3 लोग करेंगे, 3 स्तर पे करेंगे। बच्चे खुद बोलेंगे कि मुझे कितना अंक, जैसे हम लोग आप लोग से पूछते हैं ना, अच्छा बेटा आप ही बताओ इसमें कितना आपको मार्क्स दे दूं, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, आपने ये लिखा है, तो आप क्या कहते हैं, सर 20 में 8 दे दो। तो जब खुद पर आ जाता है तो बहुत सारी बातें डेवलप हो जाती है, ये याद रखना है। हाँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो हुआ कि बच्चा अपना एनालिसिस खुद करके अपने मार्क्स लेगा। दूसरा क्या, जो बच्चों का महफिल है, जो कुलीग्स हैं, जो चिल्ड्रन है, जो क्लासमेट है, स्कूल मेट है, जो उसका फेलो मेंबर हैं, वो भी मार्क्स करेंगे ईच अदर। बताइए कितना कॉपरेशन होगा बच्चों के बीच में, कितना प्यार मोहब्बत होगा। भाई मोहन तो मुझे मार्क्स अच्छा नहीं देगा, अब मोहन सोचेगा अरे आदित्य ने तो हमें पीटा था। तो एक्चुअली एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, इंटर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे सब। और तीसरी मार्किंग
कौन करेगा? टीचर करेंगे। तो टीचर करेंगे तो 3 लेवल पे होगा, 3 तरीके से होगा। तो क्लासमेट होगा, टीचर्स होंगे और खुद बच्चे अपनी मार्किंग करेंगे। अब आइए ई कोर्सेस, इंग्लिश हिंदी प्लस 8 मोर। ये जो कोर्सेस होंगे उसमें ध्यान दें, इंग्लिश हिंदी प्लस 8 मोर रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रोवाइड अंडर NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। याद रखिएगा, जो ई कोर्सेस होंगे, जब ऑनलाइन के कोर्सेस होंगे, उसमें भी इंग्लिश हिंदी के अलावे 8 रीजनल लैंग्वेज में भारत सरकार पूरा डाटा तैयार करेगी, पूरा सिलेबस तैयार करेगी, पूरे रिकॉर्ड्स रखेगी, वीडियो ऑडियो सब। यानी 10 भाषाओं में कम से कम, हिंदी इंग्लिश के अलावा जैसे उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ा है, गुजराती है, कश्मीरी हो सकता है, और भी जहां पे हिंदी नहीं, बिल्कुल असमी हो सकता है, ठीक है ना, मराठी हो सकता है। तो उन भाषाओं में, मलयालम हो सकता है, इन भाषाओं में भी ऑनलाइन क्लास दी जाएगी सरकार की तरफ से। 25% वेटेज ऑनलाइन के लिए दिया गया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टोटल कितने 23 चैप्टर हैं। उस 23 चैप्टर के बाद एक 24वां चैप्टर जोड़ा गया आफ्टर सबमिटिंग, और वो ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है, और 25% वेटेज इस पर दिया गया है, ऑनलाइन एजुकेशन पर। भाई 2005 एनसीएफ, मालूम ही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विल चेंज, न्यू विल बिकम। ये भी इसमें कहा गया है कि 2005 का जो एनसीएम है, एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसको हटा करके उसकी जगह दूसरा एनसीएफ आएगा। ये भी बात कही गई। 2009 टीचर्स एजुकेशन सिलेबस जो था, टीचर्स ट्रेनिंग सिलेबस विल चेंज और रिफॉर्म्स। 2009 में जो बीएड का रिफॉर्म्स हुआ कि बीएड में, एमएड में, एनटीटी में, टीजीटी पीजीटी सबके पढ़ाई में, बीएड सबकी पढ़ाई में, टीचर्स ट्रेनिंग के कॉलेज में जो सिलेबस चल रहा है और टीचर्स के जो मैनुअल्स हैं, एथिक्स हैं, उन सब में भी भारी चेंजेस आएगा। मूल बातें नहीं बदलती, बहुत सारी चीजें ऐड होगा। अब आइए, हायर एजुकेशन के तहत ग्रेडेड ऑटोनॉमी, कॉलेज को स्वायत्तता देकर 15 साल के भीतर उसे विश्वविद्यालय की संबद्धता से अलग कर दिया जाएगा। कोई कॉलेज बहुत बेहतर काम करता है, अच्छा रिजल्ट देता है, रेपो अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, वेटेज बढ़ रहा है, उसके जो है अंक बढ़ रहे हैं, तो उसे एक सेल्फ आइडेंटिटी के तौर पर 15 साल पर उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकता है, उसके बराबर मान सकता है, अपने रूल रेगुलेशन फॉलो कर सकता है, अगर वो अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा काम करता है। तो एमफिल कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, एमफिल की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तो एमफिल विल बी गोइंग टू एंड, पीएचडी विल बी रिमेन। अभी इसी साल से एमफिल और पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, दोनों का एक ही पेपर है इस साल के लिए। जब ये लागू होगा तब ना होगा, तो अभी एक ही पेपर है इसी साल से। अब है, इन पोस्ट ग्रेजुएट आफ्टर 1 years कैन लेफ्ट नेशनल, ठीक है, मेंटरिंग प्लान फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ टीचर्स स्किल। याद रखिएगा, नेशनल मेंटरिंग प्लान, यानी जो बड़े बड़े जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, या जो भी शिक्षक हैं, उनको और बेहतर ट्रेंड किया, सुनील सर को और ट्रेंड किया जाएगा, ये मतलब है। फिर है आपका कैन लर्न म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर विद इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही है, बच्चे कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम विल बी सेटअप, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ाने के लिए एक नेशनल साइंटिफिक फोरम की भी स्थापना होगी। फॉर डिग्री कोर्सेस 3 years, फॉर जनरल जॉब के लिए होगा। 4 years रिसर्च कोर्स फॉर टीचर्स के लिए 4 साल का डिग्री कोर्स होगा, और 5 साल करेंगे तो पीजी का भी डिग्री साथ मिल जाएगा। 1 साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री जनरल, और 4 साल में जो है टीचर्स बनने के लिए कोर्स होगा, डिग्री कोर्स, और 5 साल में पीजी का भी ले जाएगा डिग्री। अब है ग्रेडेड ऑटोनॉमी ऑल्सो फॉर द यूनिवर्सिटी, इफ ग्रेड ए देन मोर कॉलेज कम अंडर दिस यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी का ग्रेड अगर ए है, तो अगर उसके कॉलेज 10 हैं तो 15 कॉलेज, 12 कॉलेज, उसके कॉलेज की संख्या बढ़ा दी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर ग्रेड अच्छा लाती है यूनिवर्सिटी तो 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करना है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड टू, ठीक है, एट ईच डिस्ट्रिक्ट टिल 2030, इट्स ए टारगेट ऑफ एनईपी। ऑनलाइन एजुकेशन
रीजनल लैंग्वेज कंटेंट फोकस्ड। ऑनलाइन एजुकेशन में देखा ने 12 भाषाओं 10 भाषाओं का होगा और इस पे जो है ऑनलाइन के मटेरियल्स तैयार होंगे। All type of the universities like central, state, deemed and private come under one rule and regulation even to control, ठीक है, फीस ऑल्सो। चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी को एक लॉ के अंडर आना जाएगा, एक ही रूल रेगुलेशंस होगा, उसके फीस को भी कंट्रोल किया जाएगा कि मैक्सिमम फीस ये हो सकता है, मिनिमम फीस ये हो सकता है। अब आइए 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम विल बी कंटिन्यू बट विद, ठीक है, इजियर वे। तो 10th में भी एक बोर्ड एग्जाम होगा, 12th में होगा, लेकिन आज जैसे हो रहा है वैसे नहीं होगा, बहुत इजियर वे में हो जाएगा। स्टैंडर्ड भी बना रहेगा लेकिन इजियर वे में होगा, टुकड़े टुकड़े में होगा। अब आइए, इन स्कूल एंड कॉलेज संस्कृत लैंग्वेज कैन बी चूजन एज ए ऑप्शंस। संस्कृत नॉट विल बी द 3 भाषा फॉर्मूला के तहत कंपल्सरी बट एड ए ऑप्शंस, यू कैन चूज। आज भी है, कल भी रहेगा। अदर फॉरेन लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं कोई भी, पर मैंडारिन को था, कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट में चीन की भाषा थी कि भारतीय लोग सीख सकते हैं, लेकिन इसे अलग से हटा दिया गया। जो टेंशन है गलवान का, हटा दिया गया, तो मैंडारिन नहीं है अब अवेलेबल। अब मैंडारिन हटा दिया गया है, उसके पीछे रीजन दिया गया है कुछ, बाद में जो भी हो फिलहाल नहीं है। इस पे क्या डिस्कस होगा हम बाद में करेंगे, बिकॉज देयर इज नो टाइम, लैकिंग ऑफ टाइम। 10th एंड 12th हो गया। अब है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत 6 to 8 क्लास में किसी भी भारतीय भाषा पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। क्लास 6 से 8, 6, 7, 8 के दरमियान कोई भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, किसी लैंग्वेज पर, किसी कला पर, किसी साहित्य पर, और वो आनंददायक तरीके से अपनी बात रखेगा, परिभाषा रखेगा, राइटिंग स्किल बढ़ेगा। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, राइटिंग में होगा। तो ये बात कही गई है, याद रखिएगा। इसमें अभी बहुत बातें हैं, ये 1 घंटा और लेगा, आज संभव नहीं है, पर इसी को हम पार्ट 2, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पार्ट 2 के तौर पे कल हम आपसे बात करेंगे इसी मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।